आज हम आपके लिए लाए हैं भाषा और व्याकरण की क्लास। आज हम उसमें जानेंगे कि भाषा क्या है, उसका व्याकरण क्या होता है, उसके बारे में। ये क्लास हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर बार इस टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, कभी स्वरों से, कभी व्यंजन से, कभी उनका उच्चारण स्थान क्या है, ऐसे करके हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो आज हम बात करते हैं इसी की। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। वह कभी सिर हिलाने या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर देता है, तो कभी उसे ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भावों एवं मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्यों के समक्ष प्रकट कर सकता है और इस प्रकार समाज में पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनती है। यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो बहुत संभव है कि मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक एवं आत्मिक विकास भी नहीं कर पाता। भाषा न होती तो मानव अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर सकता। भाषा के अभाव में मनुष्य जाति अपने पूर्वजों के अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकती। भाषा शब्द संस्कृत के भाष से व्युत्पन्न होता है। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसमें है कि भाषा भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से व्युत्पन्न है। भास धातु से अर्थ ध्वनित होता है प्रकट करना। भास धातु से कौन सा अर्थ निकलता है कि भास धातु से अर्थ ध्वनित होता है प्रकट करना। जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा की संज्ञा दी गई है। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। इसके व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। इसी कारण संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई है। फिर हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में हम 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा या विवेचना करते हैं। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द, नंबर 3 वाक्य। वर्ण से ही हमारे शब्द बनते हैं और शब्दों से हमारे वाक्य बनते हैं। इसलिए ये 3 तत्व हमारी भाषा के लिए या भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की विशेषता आवश्यक रूप से है। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में 44 वर्ण हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक को स्वर और दूसरे को व्यंजन कहते हैं। हिंदी की जो हमारी वर्णमाला है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। पहले को स्वर और दूसरे को व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्वर क्या होता है। तो स्वर ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वरों को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर 11 होते हैं। छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, री। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एवं प्लुत स्वर। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर एवं जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें मात्रा द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये 2 स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अर्थात इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। देखो इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं। जैसे बड़ा आ, तो बड़ा आ हमारा
छोटा आ प्लस छोटा आ मिलाकर क्या बनता है? बड़ा आ। तो ये छोटा आ प्लस छोटा आ और छोटा आ को जब मिलाते हैं तो बड़ा आ बनता है, इसलिए हम इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ये कितने होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। स्वरों के मात्रा रूप कुछ इस प्रकार हैं जो नीचे दिए गए हैं। फिर हम बात करेंगे व्यंजन। जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं तब उसमें क प्लस आ मिला होता है, अर्थात इस व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार हम व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जा सकता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि व्यंजनों को बोलने के लिए या व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे व्यंजन हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो इन्हें 5 वर्गों तथा इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजनों में इनको बांटा गया है। सबसे पहले हम स्पर्शी व्यंजन की बात करेंगे। तो स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन आता है? स्पर्शी व्यंजन में हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग आता है। वर्ग हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो क ख ग घ अंग ये 5 वर्णों को मिलाकर जो बनता है वो वर्ग होता है। तो इसलिए क वर्ग में हमारे क ख ग घ अंग ये आएंगे। फिर चा वर्ग में च छ ज झ इया। टा वर्ग में ट थ ड ढ अड़ाय। ता वर्ग त थ द ध न। पा वर्ग में प फ ब भ म। ये पांचों क्या है हमारे? ये 5 हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ये 5 हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं। फिर हम आगे बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। अभी हमने स्पर्शी व्यंजन पढ़ा। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक हमारा स्पर्शी व्यंजन होता है। फिर हम आगे बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन य र ल व। अंतस्थ व्यंजन कौन से? य र ल व। हाँ, इसी में एक प्रश्न और बन सकता है कि अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें 4 होते हैं। अभी जो हमने स्पर्शी व्यंजन पढ़ा, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। फिर हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। ये होते हैं स, ख, स, ह। इस ऊष्म व्यंजन में क्या होता है कि इनको बोलते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है, अधिक ऊष्मा निकलती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं? 4। स, ख, स, ह। फिर आगे हम बात कर लेंगे संयुक्त अक्षर की। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त अक्षर हमारे कितने होते हैं? 3। छ, त्र, ज्ञ। ये हमारे क्या है? संयुक्त अक्षर। तो छ किससे मिलकर बना होता है? क प्लस ख मिला के हमारा छ बना होता है। त्र किससे मिलकर बना होता है? ता प्लस र मिला के हमारा त्र बना होता है। ज्ञ, जा प्लस इया मिलाकर हमारा ज्ञ बना होता है। ये 2 वर्णों के मेल से बना होता है, इसलिए हम इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन अर्थात कुल 44 वर्ण तथा 3 संयुक्त अक्षर होते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक होता है। अभी हमने ये पढ़ा कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये कितने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा है। तो वर्ण कौन से? अ, आ, का वर्ग और विसर्ग। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। का वर्ग और विसर्ग।
ये हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? इनका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। फिर ई और चा वर्ग। चा वर्ग में चा छ जा झ इया। और कौन कौन से? य श। ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये हमारे तालव्य से बोले जाते हैं। फिर री और टा वर्ग। टा वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा। र और ख, ये हमारे क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य। फिर री तावर्ग। तावर्ग में ता थ द ध न, ये तावर्ग वाले। इनका जो उच्चारण स्थान है वो है दंत। फिर आगे हम बात करते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पावर्ग की। पावर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। छोटा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। इसलिए उ और पावर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। फिर हम आगे बात करेंगे जो पंचमाक्षर होते हैं, जैसे अंग, इया, ड़, न, म। जो का वर्ग से लेकर पा वर्ग के जो आखिरी के होते हैं, पांचवें स्थान वाले जो वर्ण होते हैं, उन्हें हम पंचमाक्षर कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान और अंग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? वो होता है नासिक। कौन सा होता है? नासिक। फिर हम बात करेंगे ए की। इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य। फिर कौन सा है? ओ और बड़ा आ। इनका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। फिर वाह है तो वाह हमारा दंतोष्ठ है। हा है तो हा हमारा स्वरयंत्र है। इसका उच्चारण स्थान अलिजीवा होता है। इन सभी के उच्चारण स्थान को और अच्छे तरीके से समझने के लिए इनको जब हम बोलकर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है। तो एक बार आप लोग भी इनको बोलकर देखिएगा, ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा आप सबको। फिर हम आगे बात करेंगे अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होगा। जैसे अंग में कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है। अंग क्या है हमारा? अनुनासिक है। इसके उच्चारण स्थान के लिए कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है, अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ नासिका होगा। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन, जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा है। नंबर 1 क्या होगा? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में जानेंगे कि ये क्या होते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग्यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब देखना है स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्शी व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। फिर हम बात करेंगे संघर्षी व्यंजन की। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है, ऐसे संघर्षी व्यंजन या ऐसे ही व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे स, ख, स, ह, ख, ज, फ। ये क्या है? हमारे संघर्षी व्यंजन है। फिर आगे हम बात करेंगे स्पर्श संघर्षी। अभी हमने बात किया स्पर्श व्यंजन की, संघर्षी व्यंजन की, लेकिन अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं उनके बारे में जानते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। क्या होता है इसमें कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला जो भाग होता है वो संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। जैसे च, छ, ज, झ।
तो यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर हम आगे बात करेंगे नासिक, जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है। कहाँ से निकलता है? नाक से। जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है वे नासिक के होते हैं। जैसे अभी हमने बताया जो पंचमाक्षर होते हैं, जैसे अंग, इय, ड़, न, म, ये क्या होते हैं? नासिक व्यंजन। जब भी आपसे कोई पूछे कि नासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो जो हमारे पंचमाक्षर होते हैं वे हमारे नासिक व्यंजन होते हैं, जैसे अंग, इय, ड़, न, म। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर हम आगे बात करेंगे पार्श्विक व्यंजन, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, वे पार्श्विक व्यंजन होते हैं। जैसे लो। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला। नासिक व्यंजन कौन से हैं? प्रकंपित व्यंजन कौन से हैं? उच्छिप्त कौन से हैं? ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्श्विक में अभी हमने पढ़ा जैसे जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता हुआ और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, वे पार्श्विक होते हैं। जैसे ल। ल हमारा कैसा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है। फिर प्रकंपित, अगला कौन सा है? प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित में कौन है? जिन वाक्यों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, वे प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे र। आप बोलकर देखना, हमारी जो जीभ है वो 2-3 बार कंपन करती है र को बोलने में, इसलिए र हमारा कैसा है? प्रकंपित व्यंजन है। फिर हम आगे बात करेंगे उच्छिप्त की। उच्छिप्त कौन से होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन क्या है? जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है। क्या होता है? जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती हो, वो उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ड़, ढ़। ड़ हमारे क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है या उच्छिप्त ध्वनियां है। इसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे य, व। य और व को बोलने में किसी भी तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ता है, ये संघर्षहीन ध्वनियां हैं। इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है या अर्धस्वर भी कहते हैं। अब क्वेश्चन जैसे बने कि अर्धस्वर कौन कौन से किसे कहते हैं? य और व को अर्धस्वर कहते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष श्रेणी में भी बांटा जा सकता है। ये जो आपका टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पेपर आप किसी भी एग्जाम का उठा के देख लें, वर्णमाला से 2-3 प्रश्न तो हर बार बनते हैं, इसलिए इसको सीरियस होके देखना और समझने की भी पूरी कोशिश करना। आगे क्या है कि जो स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन तो होता है ना, तो उस कंपन के आधार पर हमने क्या किया है? वर्णमाला को, हमारे वर्णों को उसके आधार पर भी विभाजित किया है। तो उसके आधार पर क्या होता है? घोष और अघोष। उसके आधार पर हमने कितनी श्रेणियों में बांटा? इसको 2 श्रेणियों में बांटा। इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष श्रेणी में भी बांटा जा सकता है। घोष, पहला क्या है? घोष। तो घोष का अर्थ है नाद या गूंज। क्या होता है घोष का अर्थ? नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। का वर्ग, चा वर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण, ये चीज याद रखना, ठीक, कि जो हमारा का वर्ग, चा वर्ग के जो वर्ग हैं उनके अंतिम 3, आखिरी के 3 वर्ण क्या होते हैं? घोष होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ह। का वर्ग से लेकर जो पा वर्ग तक हमने पढ़ा अभी पीछे, उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा कौन कौन सा वर्ण? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण
क्या होता है, घोष होता है। और या रा ला व हा, ये क्या होते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। तो घोष वर्ण कौन कौन से, का वर्ग से लेकर पा वर्ग के अंतिम 3 वर्ण और या रा ला व हा, ये क्या होते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा या अंतिम 3 वर्ण घोष होते हैं। उसके साथ साथ या रा ला व हा भी क्या है, हमारे घोष वर्ण है। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं। क्या, सभी जो स्वर हैं वो भी क्या है, हमारे घोष वर्ण हैं। तो घोष वर्ण में का वर्ग से लेकर पा वर्ग के अंतिम 3 वर्ण, यारा लावा हा और सभी स्वर, ये क्या है, घोष वर्ण है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो इनकी कुल संख्या 30 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 30 होती है। ठीक है, घोष समझ में आया आपको। फिर हम आगे बात करेंगे अघोष की। अघोष क्या होता है, इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता है। घोष का विपरीत होता है अघोष। घोष में हमने अभी क्या बताया कि इस पे जो स्वरतंत्रियां हैं हमारी, उनमें क्या होता है, कंपन होता है। अघोष वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कोई कंपन नहीं होता है या कोई गूंज नहीं होती है। इसे क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। अब अघोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं, अभी हमने घोष में पढ़ा कि का वर्ग से पा वर्ग के जो अंतिम 3 वर्ण होते हैं वो घोष होते हैं, यारा लावा हा घोष होता है और सभी स्वर घोष होते हैं। अघोष में भी पढ़ेंगे कि अघोष में कौन कौन से होते हैं। तो अंतिम 3 जो है वो तो घोष में हो गए, तो बचे कौन से, आगे के 2। तो पहले जो वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण क्या होते हैं, घोष, अघोष होते हैं। सॉरी, वर्ण के पहले और दूसरे, सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, स ख स, क्या, स ख स, ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। घोष की संख्या कितनी होती है, 30। अघोष की संख्या 13। ये याद रखना, घोष कितने होते हैं, 30, और अघोष की संख्या कितनी होती है, 13। ठीक है, घोष और अघोष समझ में आया। घोष में क्या होता है, आखिरी के वर्ग के जो आखिरी 3 वर्ण होते हैं वो घोष होते हैं। वर्ग के पहले और दूसरे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बात करेंगे श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद। श्वास वायु के, अभी तो हमने स्वर में जो कंपन होता है उसके आधार पर पढ़ा था। स्वर में कंपन के आधार पर कितने थे, 2। अब हम आगे पढ़ेंगे श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद। श्वास वायु के आधार पर भी 2 होते हैं। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। कौन कौन से, अल्प प्राण, महाप्राण। कंपन के आधार पर घोष अघोष, श्वास वायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विहर से, अल्प प्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है वो क्या होते हैं, अल्प प्राण। का वर्ग, चा वर्ग आदि वर्णों का पहला, तीसरा और 5वां। ठीक है, कौन कौन सा, का वर्ग, चा वर्ग आदि जो वर्ग हैं उनका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। कौन सा वर्ण लेंगे, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। ये क्या होगा, अल्प प्राण। जैसे का पहले नंबर पे आता है, ग तीसरे नंबर पे आता है, अंग 5वें नंबर पे। ऐसे ही सभी वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। च, ज, इय, ट, ड़, ड, अड़ा, ये सब क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, उसके साथ साथ कौन, या, रा, ला, व, ये भी कौन कौन से, या, रा, ला, व, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण। और सभी स्वर, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि सभी स्वर क्या है, घोष हैं, और सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण हैं। ठीक है, तो यारा लावा सभी स्वर
और का वर्ग से पा वर्ग तक का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा अल्प प्राण होता है। अब हम आगे बात करेंगे महाप्राण की। उम्मीद करते हैं आपको अल्प प्राण समझ आ गया होगा। अब हम आगे क्या बात करेंगे, महाप्राण की। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से निकलती है उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, महाप्राण ध्वनियां किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। महाप्राण ध्वनियां कौन कौन सी, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण। भाई प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, महाप्राण है। जैसे ख दूसरे नंबर पे आता है, घ चौथे नंबर पे आता है। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, और कौन कौन से, स ख स ह, जो हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं, सा ख सा ह, वो भी क्या होते हैं, महाप्राण में। ऊष्म संघर्षी व्यंजन को भी बोलने में क्या होता है, मुख से वायु ज्यादा निकलती है ना, तो जिस समय मुख से वायु ज्यादा निकलती है वही हमारा महाप्राण होता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आप बोलकर देख लेना, उसमें क्या होता है, मुख से वायु ज्यादा निकलती है, तो वो महाप्राण हो गया। जो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है हमारे कौन कौन से, शाखा साहा, शाखा साहा को हम क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, महाप्राण। ठीक है, महाप्राण समझ में आया। फिर आगे बात करेंगे अनुनासिक की। अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, जो नाक से बोलते हैं। भाई अनुनासिक का मतलब क्या है, नासिका आ रही ना, नासिका मतलब नाक, तो जिसको बोलने में नाक का सहयोग लेना पड़े या नाक का सहयोग रहता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक। जैसे अंग, आंग, इंग, ऊ आदि, ये क्या है, अनुनासिक है।